हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए दिया है कि क्या टीएमसी अब जजों के पीछे भी गुंडे छोड़ देगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंगाल और झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कोर्ट के फैसले को नहीं मानने और जजों पर सवाल उठाने के लिए कड़ी आलोचना की है। कहा है कि क्या टीएमसी प्रतिकूल फैसलों के बाद अब जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ देगी। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति करने और वोट बैंक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी के दर्जे को रद्द करने के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया उसकी अदालत ने पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने सावरकर को किया बदनाम। पुणे पुलिस। विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र सात्विकी अशोक सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस पर पुणे पुलिस द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया आरोप सच है। शिकायत में कांग्रेस नेता ने 2023 में सदन में अपने भाषण में हिंदुत्व विचारक का अपमान करने का आरोप लगाया गया। सात्विकी ने वकील संग्राम कोल्हटर ने कहा कि पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन की अदालत में सोमवार को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में यह जिक्र किया है। अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कह सकती है। सात्विकी की शिकायत पर अदालत ने विश्राम बाग पुलिस से उनके द्वारा प्रस्तुत सबूतों को सत्यापित कर 27 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कोल्हटकर ने कहा कि पुलिस ने कहा है कि सात्विकी ने शिकायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में दिवंगत क्रांतिकारी बीडी सावरकर के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सीजेआई करेंगे केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सुनवाई का फैसला। चिकित्सीय जांच के बाद अंतरिम जमानत पर 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग पर तत्काल सुनवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई भरोसा नहीं मिला है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सुनवाई को लेकर प्रधान न्यायाधीश निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को समर्पण करने का आदेश दिया था। अब केजरीवाल ने एक नई अर्जी दाखिल कर चिकित्सीय जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत 1 सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से 2 जून के बजाय 9 जून को समर्पण करने की इजाज़त मांगी है। मंगलवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष केजरीवाल की अर्जी का उल्लेख किया है। पटना में लॉ कॉलेज के छात्र की पीट कर हत्या। बिहार में पटना लॉ कॉलेज में स्नातक के अंतिम छात्र की पीटकर हत्या कर दी गई है और ये एक बवाल है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। 22 वर्ष पुराने हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह दोषमुक्त, स्किप करेंगे न्यूज़ को। झुलस रहा उत्तर भारत, 2 दिन में मिलेगी राहत। केरल में मानसून के आगमन से पहले पूर्वोत्तर में भारी बारिश और उत्तर भारत के 5 राज्यों को प्रचंड गर्मी ने चपेट में ले रखा है। पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में तो यह इस तरह का आलम है कि आसमान से आग बरस रही है। मंगलवार को 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान के चुरू का तापमान सबसे ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिल्ली भी पीछे नहीं रहा, यहाँ भी मंगेशपुर और नरेला का अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री रहा। और यहाँ पर और आंकड़े दिए गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसा कि श्रीगंगानगर में 49.4, भटिंडा 49.3, वैसे पलामू झारखंड में 47.5 डिग्री। नेक्स्ट न्यूज़ है, हम भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के खिलाफ नहीं। अमेरिका बीते 13 मई को तेहरान में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के विकास व प्रबंधन को
लेकर किए गए दीर्घकालिक समझौते के विस्तृत विवरण का इंतजार कर रहा है। उसके बाद ही वह इस बारे में फैसला करेगा। मोटे तौर पर अमेरिका भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है और कुछ क्षेत्रों में तो वह भारत के साथ मिलकर कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लेकिन ईरान का मामला दूसरा है। वजह यह है कि अमेरिका ईरान को आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों में मानता है और उस पर प्रतिबंध लगा चुका है। यह बात भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्स्टी ने दैनिक जागरण को दिए गए एक साक्षात्कार में कही है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी सेमिनार के दौरान ये सब बातें उन्होंने कही हैं। गॉर्स्टी ने यह बात ऐसे समय में कही है जब पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते पर परोक्ष तौर पर भारत को चेतावनी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ कारोबार करता है तो उस पर प्रतिबंध लगने का खतरा है। गॉर्स्टी ने कहा कि हम चाबहार को लेकर किए गए समझौते के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। क्या किया गया है उसका विवरण देखना जरूरी है। नेक्स्ट है, नौसेना के लिए 26 राफेल खरीदने के लिए 30 से शुरू होगी वार्ता। नौसेना के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 30 मई से वार्ता शुरू होगी। इसके लिए फ्रांस का उच्च स्तरीय दल भारत आएगा। रक्षा उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस का दल वार्ता शुरू करने के लिए अपने भारतीय समकक्षों से मुलाकात करेगा। फ्रांस के दल से उसके रक्षा मंत्रालय और मूल उपकरण निर्माता दासो एविएशन व थेल्स समेत उद्योग जगत के अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय दल में रक्षा खरीद विभाग एवं नौसेना के अधिकारी शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वे इस वित्त वर्ष के आखिरी तक फ्रांस के साथ वार्ता पूरी करके समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि ओबीसी आरक्षण से खिलवाड़, और यह आर्टिकल लिखा है अवधेश कुमार ने। ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पंथ या मजहब के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को सांप्रदायिक करार देने वालों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला एक आघात बनकर आया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रकट नाराजगी बताती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देने के असंवैधानिक, अनैतिक और समाज विरोधी फैसले वह केवल वोट के लिए यानी राजनीतिक कारणों से अड़ी रहना चाहती हैं। वहाँ यह तक बोल गई कि जज को निर्देश देकर फैसला कराया गया है। बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए। उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिले। उच्च न्यायालय के अनुसार इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में रिलीजन ही एकमात्र मापदंड प्रतीत होता है। वास्तव में भारत के हर नागरिक को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों के लिए 10% आरक्षण दिया, जिसमें मजहब का प्रबंधन नहीं है। उसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल हैं। विरोध केवल पिछड़े, दलित और जनजातियों का हक मारकर असंवैधानिक तरीके से वोट बैंक के लिए मुसलमानों का आरक्षण देने का है। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कराकर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई और उसे ओबीसी ए नाम दे दिया। सरकार ने बैकवर्ड मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हुए उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। इस फैसले से साबित हो गया कि भाजपा तथा अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ममता बनर्जी पर वोट के लिए पिछड़े का हक मारकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए असंवैधानिक तरीके उपयोग करने का आरोप सही था। वोट के लिए आपको एक समुदाय को खुश करना है तो वहाँ नियम, कानून, संविधान तथा आरक्षण को वास्तविक अवधारणा या सिद्धांत आड़े नहीं आते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगाल में 180 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। इनमें 118 मुस्लिम हैं, यानी हिंदू पिछड़ी जातियों की संख्या केवल 61 है। जरा सोचिए कि जिस राज्य में करीब 70% आबादी हिंदू हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उनकी भागीदारी 33% के आसपास कैसे हो सकती है। वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो राज्य को राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने की स्वतंत्रता मिली। कई राज्यों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों को इसमें शामिल कर दिया।
बंगाल में 71 जातियों को ममता ने पिछड़े वर्ग में समुदाय में से संबोधित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार से इस संदर्भ में औपचारिक पत्र लिखकर पूछताछ की। इसका यथेष्ट उत्तर आयोग को नहीं मिला है। आयोग ने यह भी पूछा कि आखिर मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ी जातियां शामिल हैं वे जातियां हिंदुओं में कहां चली गई हैं। नेक्स्ट है कि विकसित देश के सपने को तोड़ते हादसे। बीते सप्ताह गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में 35 लोग जलकर मर गए। इस भयावह घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में 7 बच्चे आग लगने के कारण काल के गाल में समा गए। इन दोनों घटनाओं में साझा केवल यही नहीं है कि घटना का कारण आग लगना रहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ साझा है, जैसे यह कि राजकोट में गेमिंग जोन में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया गया था। गेमिंग जोन या बेबी केयर सेंटर चलाना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे गुपचुप रूप से किया जा सके। बेबी केयर सेंटर में 5 बच्चों की देखभाल की सुविधा थी, लेकिन उनमें 12 नवजात भर्ती थे। चूँकि किसी को परवाह नहीं थी, इसलिए इस सेंटर में ना तो अग्निशमन यंत्र था और ना ही कोई आपातकालीन निकास। इसमें से गंभीर बात यह है कि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे। इसका मतलब है कि हादसे को नियंत्रण देने की तैयारी थी। राजकोट और दिल्ली पुलिस के मामले इकलौते ऐसे प्रकरण नहीं हैं जिनमें सरकारी तंत्र को जवाबदेही से दूर रखने की कोशिश की गई हो। इस तरह के मामले रह रहकर होते रहते हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवाते हैं अथवा घायल होते हैं, लेकिन नियामक तंत्र के उन लोगों को भी कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता जिनकी अनदेखी एक घातक रूप ले सकती है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से रह रहकर हादसे होते रहें और उसमें बड़ी संख्या में लोग मरते रहें। दुर्भाग्य से अपने देश में यही हो रहा है। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तो अधिक से अधिक संख्या लोग मर जाते हैं, तो फिर शोक संवेदनाओं का तांता लग जाता है और फिर कार्रवाई करने की मांग उठने लगती है और नए कानून बनते हैं, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है बिजनेस पेज। चुनाव नतीजों से पहले बाजार में अस्थिरता। मंगलवार को फिर से भारतीय शेयर बाजार में मंदी का रुख रहा। मुंबई शेयर बाजार में 30 प्रमुख शेयरों वाला सूचकांक 220 अंकों की गिरावट के साथ 75,170 अंकों पर बंद हुआ। और ये शेयर मार्केट की न्यूज़ है। जो शेयर मार्केट करते हैं उनको इसकी जानकारी होगी, वरना इस न्यूज़ को स्किप करते हैं। ब्याज दरों में किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं। आगामी 5 से 7 जून तक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है, लेकिन ब्याज दरों में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह 6.5% पर ही कायम रखेगा। अर्थव्यवस्था में तेजी और खाद्य वस्तुओं की महंगाई को देखते हुए आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि अप्रैल की महंगाई दर 4.9% रही, लेकिन आरबीआई का लक्ष्य इसे 4% तक लाना है। चौथी तिमाही में 7.4% रहेगी विकास दर। गत वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में विभिन्न आर्थिक सूचकांक को देखते हुए एसबीआई ने इस अवधि में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 23-24 की विकास दर 8% के स्तर को छू सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। 160 नंबर से शुरू होगी सेवा व लेन देन से जुड़ी इकोनॉमिक कॉल। सेवा और लेन देन से जुड़ी इकोनॉमिक कॉल की शुरुआत अब 160 नंबर से होगी। दूरसंचार विभाग ने सरकार नियामकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली सेवा और लेन देन संबंधी फ़ोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली 10 अंक वाला एक अलग नंबर की सीरीज आवंटित की है। 10 अंक वाली इस सीरीज को इस तरह से तैयार किया गया है कि ग्राहकों को कॉल करने वाली कंपनी के साथ दूरसंचार कंपनी और कॉल की जगह के बारे में पता चल जाएगा। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। युद्ध, इसको स्किप करेंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइल ना दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूरोप में नाटो के सदस्य यूक्रेन को पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देकर आग से खेल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन से शांति वार्ता का विरोध कभी नहीं किया, बल्कि यूक्रेन ही शांति वार्ता से पीछे हट गया है। हम यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव प्रांत में और आगे बढ़ गई है। भारत के बलिदानी शांति रक्षक धनंजय को मरणोपरांत मिलेगा संयुक्त राष्ट्र पदक। संयुक्त राष्ट्र के लिए सेवाएं देते हुए बलिदान देने वाले भारतीय शांति रक्षक नायक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। धनंजय समेत 64 से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवा देते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, तो ये है आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, तारीख 29 मई 2024। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।